वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोप 26 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे ग्लासगो। कोप 26 सरबराह इजलास में भारत दुनिया के दीगर रहनुमाओं के साथ तब्दीली आबो हवा और कार्बन अखराज को कम करने के सिमत में की गई कोशिशों पर करेगा बातचीत। 100 से ज्यादा मुल्कों के 30,000 नुमाइंदे और लीडर्स इजलास में ले रहे हैं हिस्सा। G20 रोम अलामिया जारी। सभी अराकीन मुमालिक आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री कम करने पर हुए राजी। कार्बन अखराज को कम करने और पेरिस समझौते के अहदाफ के तय जाहिर किया गया अज़्म। साथ ही एलामिया में वैक्सीन की मंजूरी और इसके इमरजेंसी इस्तेमाल पर WHO के अमल और तरीक़ा इलाज को बेहतर करने की कोशिशों पर दिया गया जोर। G20 के रोम एलामिया में भारत की पायदार तरक्की के फार्मूले को मिली जगह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नज़रिए के मुताबिक पायदार तर्ज जिंदगी के फार्मूले को मिला बढ़ावा। भारत ने G20 में छोटे और हाशिए पर पड़े किसानों के रोजगार को बेहतर बनाने का जाहिर किया अज़्म। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में आज से पहली से 8वीं तक के भी खुले स्कूल। दिल्ली में 50% की अहलियत के साथ कोविड प्रोटोकॉल को जहन में रखते हुए स्कूलों में किए गए खुसूसी इंतजामात। और जापान की बरसर-ए-इक़्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम इंतखाबात में पार्लियामेंट के ऐवान-ए-ज़ेरी में की अक्सरियत हासिल। कोरोना वायरस के सबब लड़खड़ाई मईशत और इलाकाई सलामती जैसे अहम चैलेंजों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म की शिदा की पार्टी ने अक्सरियत का आदत किया पार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली में G20 इजलास में शिरकत के बाद बरतानिया के ग्लासगो पहुंच गए हैं। वहां वो कोप 26 इजलास में शरीक होंगे। कोप 26 सरबराह इजलास में 30,000 से जायद नुमाइंदे और 100 से जायद ममालिक के रहनुमा मौसमियाती तब्दीली और आलमी इंतबा पर गौर व फिक्र करने के लिए जमा हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस मुआहदे को नाफिज करना और तमाम ममालिक को आने वाली दहाइयों में अपने खालिज सिफर इखराज के हदफ को हासिल करना है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म समेत 120 मुख्तलिफ हुकूमतों के सरबराह और सरबराहान मुमलिकत शामिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कोप 26 के अलावा बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ग्लासगो में शानदार खैर मकदम किया गया। उनके खैर मकदम के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत बहुत जोश खरोश के साथ किया गया। कैसा महसूस हो रहा था तुझको जब खुद प्रधानमंत्री आपके पास से जो गुजर रहे थे, आप सबसे मिलके जा रहे थे? सही है, बहुत अभिमान की बात है हमारे सबके लिए कि हम नरेंद्र मोदी जैसी पर्सनालिटी को साथ में देखें। और मैं क्या कह सकूं कि ऐसा पंतप्रधान हमको जो मिला है जो हमारी शख्सियत यहाँ पे बना सकता है और हमारी बनाई है। ग्लासगो इंडियंस इज एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोग बहुत खुश है आज मोदी जी ग्लासगो में आए। हम लोग ने गाना बनाया उनके लिए, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मोदी जी भारत का गौरव है, ये हम सभी जानते हैं। और आज उनको पास से देख के एक अलग ही फीलिंग हुई है। क्या चाम है, क्या चमक है। एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग आ रही है। सच में पूरा हुआ है, इसी तरह से मतलब हुआ है। सपना सच हुआ है, सपना पूरा हुआ है इन लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो आ चुके हैं कोप 26 में शिरकत करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रेमी जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो से। और मौसमियाती तब्दीली का हल न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक के जरिए मुजवज़ा सिफर कार्बन अखराज का हदफ मुकर्रर करना है, बल्कि उन ममालिक को अखराज के लिए अपनी तारीखी जिम्मेदारी को कबूल करने और तरक्की पजीर ममालिक और मौसमियाती तब्दीली के तय हसास ममालिक की मफादात की हिफाजत करने की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य के साथ एक खास इंटरव्यू में भारत के आला माहौलियाती अफसर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कोप 26 में भारत के मौक़िफ़ के बारे में बताया।
इस वक्त मौजूद है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर.के. गुप्ता जी, जो बात करेंगे कॉप 26 पे। इस वक्त खुद ग्लासगो में आए हैं कॉप 26 के क्लाइमेट समिट में भागने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि दो बहुत अहम मुद्दों पे बातचीत हो रही है भारत के साथ दूसरे विकसित देशों की। जो बहुत अहम मुद्दा है वो क्लाइमेट फाइनेंस का है। $100 बिलियन तो प्लेज किया है, लेकिन अभी तक अगर हम रिकॉर्ड उतार के लेके देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है, इन्होंने अभी तक अपनी बात पे जो पैसा है अभी तक खर्च नहीं किया है। तो इस क्लाइमेट चेंज समिट में क्या इस पे कितनी बहस हो सकती है? हम यहाँ पर एक समाधान के लिए आए हैं, लेकिन समाधान हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनसे कंप्रोमाइज किए बिना ऐसा हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आएंगे जिससे हमारे विकास की दर को और विकास को कोई भी बाधा पहुँचे। हमारे साथ में वादा किया गया था 2009 में कि 2020 तक $100 बिलियन पर ईयर का खर्च विकसित देश विकासशील देशों पर करेंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका है। कार्बन क्रेडिट अगर हम बात करें, अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा, जो विकासशील देश है उनको नहीं मिल रहा। बायलैटरल तरीके से फिर भी करते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन जो मुद्दा अभी भी है वहां पे अभी भी नहीं आ रहा है। विकसित देशों को जिस तरह से अपने एमिशन के जो गोल थे वो उनको पाने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदनी थी, वो उन्होंने नहीं खरीदी। ना तो उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीदी और इस वजह से अपने वो कार्बन के एमिशन के जो उनके गोल थे उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। तो हमारा मानना यही है कि आप अपने गोल्स को, आप अपने एमिशंस के गोल्स को और कड़े करें, क्योंकि ये समस्या आपकी खड़ी की हुई है। और ज़रूरत पड़ने पर कार्बन क्रेडिट दूसरे कंट्रीज से, कम से कम विकसित देशों से खरीदें। हमारे पास भी बहुत कार्बन क्रेडिट पड़े हुए हैं, जो हमने ज़्यादा काम किया है, वो विकसित देशों को खरीदना चाहिए। जो नेट जीरो एमिशन की बात बार बार की जा रही है कॉप 26 में, डेवलप कंट्रीज कह रहे हैं 2050 तक नेट जीरो एमिशन वो लोग करेंगे और दबाव बनाया जा रहा है भारत और लाइक माइंडेड ग्रुप्स पे। आपको लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा हद तक गलत है? कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड ग्रुप्स को एक साथ आना पड़ेगा। साउथ जो एक यूनिटी है वो सॉलिडारिटी यहाँ पे दिखाने की बहुत ज़रूरत है। इस विषय में सभी विकसित देश के साथ के अगेंस्ट में विकासशील देश सभी एक साथ में हैं। हमको अगर नेट जीरो पाना है 2050 तक, तो ये ग्लोबली, मतलब सभी ग्लोबली नेट जीरो हो जाए। ऐसा करने के लिए हम मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि वो उनको नेट जीरो की जगह पर उनको नेट निगेटिव होना पड़ेगा, जिससे विकासशील देशों को अपने विकास के लिए नेट पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव रहते हुए विकास करने का मौका मिल सके। लेकिन बात ये नहीं है कि नेट जीरो आप कब हो रहे हैं, बात यह है कि नेट जीरो होने तक आप कितना कार्बन एमिशन और कर देंगे। तो इसकी कोई बात नहीं हो रही है। इस बात को भी हम ध्यान पर लाएंगे कि आप अपना कुल कितना कार्बन एमिशन करेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि नेट जीरो आप कब होंगे। क्योंकि अभी भी अगर पर कैपिटा की बात करें तो यूएस, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे और देश है जो भारत से कई गुना आगे है पर कैपिटा CO2 एमिशन के हिसाब से। हाँ, ये भी बात सही है कि पर कैपिटा CO2 एमिशन और कुल एमिशन की भी बात करें तो हमारी उसमें कुल जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हमारा प्रतिशत उसमें बहुत कम रहा है, और पर कैपिटा में तो और भी बहुत कम रहा है। तो अब हमें विकास करने के लिए इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। और लेकिन अगर हम इसको बढ़ाए बिना विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे विकास को थोड़ा कम खर्चीला बनाने के लिए हमें उसका पैसा विकासशील देशों को विकसित देशों से मिलना चाहिए, और जो प्रॉमिस हुई थी। प्रधानमंत्री का जिस तरीके से एक विजन है क्लाइमेट चेंज को लेके, वो भी उनकी जो प्रतिबद्धता वो भी इस कॉप 26 में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। और बरतानिया में भारत की हाई कमिश्नर गायत्री SR कुमार ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बरतानिया दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात एक मुस्बत रास्ते और मुमकिना तौर पर एक नए दौर की दहलीज पर हैं। वजीर आजम मोदी आज और कल ग्लासगो में मुनक़िदा UN 26 कोप मौसमियाती सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम अपने बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ दो तरफा बातचीत भी करेंगे।
मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गायत्री एसर कुमार जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया यूके में है और बात करेंगे हम कॉप 26 की। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि यहाँ पे ग्लासगो में कॉप 26 शुरू हो रहा है, भारत का क्या एजेंडा हो सकता है और हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज आज की डेट में। हमारा एजेंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग चाहते हैं कि अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान रहे और जो 2 इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोalition फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके फ्रेमवर्क में हम लोग यूके के साथ लॉन्च करेंगे द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव और हम लॉन्च करेंगे द इनिशिएटिव फॉर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। इन दोनों इनिशिएटिव्स द्वारा हम ना सिर्फ खुद क्लाइमेट एक्शन लेंगे मगर छोटे देशों की, डेवलपिंग देशों की क्षमता बढ़ाएंगे इनके और इन क्लाइमेट एक्शंस की ओर बढ़ने के लिए। एक नया अध्याय भी लिखा जाएगा बायलैटरल रिलेशन दोनों यूके और इंडिया के लिए, जो प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आएंगे। किन बातों पे ज्यादा चर्चा होगी, क्या मेन मुद्दे रहेंगे इनमें? इस समय मेन मुद्दा है व्यापार, और व्यापार में और एनहांस्ड फाइनेंस डायलॉग में बहुत ही रुचि है और हम लोग दोनों तरफ देयर इज़ अ ह्यूज इंटरेस्ट इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन प्रोडक्शन एंड और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल इश्यूज जैसे हेल्थ केयर, वैक्सीन्स, उस पे ध्यान दें। उसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूके में हर क्षेत्र में सस्टेनेबल इनोवेशंस की कोशिश है और जैसे हमारे देश में भी। तो इस विषय में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे हमारी एजेंडा का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इकट्ठे आगे लेके जाएंगे और सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो ये थी गायत्री एसर कुमार, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके, जो बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आगमन यूके में एक नया अध्याय लिखा जाएगा इन दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। नौजवानों की आवाज़ की नुमाइंदगी करते हुए दिशा सरकार ग्लासगो में तवील अरसे के बाद मुनक़िद होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा मौसमियाती सरबराह इजलास के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी तवज्जो मौसमियाती तब्दीली की वकालत पर होगी। दिशा अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरीट और इसके नौजवानों के हल्के से एक फ़ाल रुकन के तौर पर वाबस्ता हैं। आइए देखते हैं दिशा सरकार के साथ हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य की खुसूसी बातचीत। कॉप 26 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिशा सरकार, जो बात करेंगी कॉप में जो यूथ डेलीगेशन है उनको रिप्रेजेंट करेगी, खासतौर से भारत का नेतृत्व भी करेगी। आप भारत से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। जब वहां पे अंदर जाएंगे सब लोगों की नजरें आप पे होगी, आप क्या बात करेंगे वहां पे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के भारत को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है विथ रिगार्ड टू क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है और हम लोगों के लिए क्लाइमेट एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। हम क्लाइमेट एजुकेशन और क्लाइमेट अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन सब बारे में बात करेंगे। और मैं युवा जनरेशन को बिलोंग कर रही हूँ और आज मैं निकल के आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे देश से और भी मेरे सेम एज के लोग आएंगे। क्लाइमेट चेंज जो है वो ऐसा एक टॉपिक है जहां ना सिर्फ इस जनरेशन की लेकिन अगली जो पीढ़ी है उसको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। आपको लगता है कि आपके साथ और भी यहाँ पे लोग आएंगे और आपको देख के एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा भारत में खुद कि लोग और इसके बारे में जागरूक हो और पृथ्वी को और देश को बचाने के लिए, खासतौर से एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो जाए?
हाँ, ये दिखा जाता है कि हम लोग सब थोड़ा बहुत जानते हैं क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज क्या है, पर हम लोगों में वो अवेयरनेस, वो जागरूकता नहीं है। तो अभी हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बहुत मैसिव अवेयरनेस क्रिएट करें। और सिर्फ मैं यंग जनरेशन को नहीं बोल रही हूँ, हम लोग के पेरेंट्स के जनरेशन या फिर ग्रैंडफादर्स, सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ये धरती मेरा है, ये the effect of climate action will be felt by their future generations. So इसके वजह से सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और आगे बढ़ के आना चाहिए। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। ये थी दिशा सरकार, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी यूथ। यहां पे जब बात करेंगे तब दिशा सरकार यहां पे बात करेगी COP 26 के अंदर। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मैं तापस भट्टाचार्य, प्रवीण जौहर कैमरामैन के साथ ग्लासगो से। आलमी GDP की 80% हिस्सेदारी वाले ममालिक की तंजीम G20 का 16वां सरबराह इजलास रोम में नई करारदादों और अज़्म के साथ अख्ताम पसीर हुआ। इंडोनेशिया की सदारत में 17वां सरबराह इजलास बाली में 2022 में मुनक़िद होगा। इजलास में कोविड-19 के चैलेंजेस से निकलने के लिए ताउन में इजाफे, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के पेश नज़र मदद करने, माली इस्लाहात को फ़रोग़ देने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र तरक्की याफ्ता ममालिक के जरिए बायो ईंधन से चलने वाले तवानाई के ज़राए की माली सब्सिडी रोकने पर इत्तफाक हुआ। दुनिया की 60% आबादी G20 ममालिक में रहती है। ऐसे में ग्लासगो में मुनक़िद होने वाली COP 26 कॉन्फ्रेंस से कबल G20 ममालिक का तब्दीली आबो हवा को लेकर अज़्म ज़ाहिर करना बहुत अहम समझा जा रहा है। G20 ममालिक की तकनीक के इश्तराक और माली इमदाद फराहम करने की सिमत में इत्तफाक राय हुआ है, जिसकी वजह से पायदार तरक्की की रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से मुतासिर हुए बगैर जारी रह सकेगी। इसके साथ ही कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को इस सिमत में कामयाबी मिली है, जिसके तहत भारत ने तब्दीली आबो हवा के अहदाफ की ज़बान में तब्दीली करवाने में पाई कामयाबी है। G20 ममालिक में भारत की अहम कामयाबी है। भारत ने तब्दीली आबो हवा के अहदाफ की ज़बान में तब्दीली करवाने का ये एक हदफ लिया है और सिर्फ तब्दीली आबो हवा के अहदाफ को हासिल करने की ज़बान की जगह भारत ने तरक्की याफ्ता ममालिक की जवाबदेही तय करने में कामयाबी पाई है। अब तब्दीली आबो हवा के अहदाफ को हासिल करने की सिमत में तरक्की याफ्ता ममालिक क्या कदम उठा रहे हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। और पहली बार दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री कम करने के अहदाफ को हासिल करने के लिए माली और तकनीकी इमदाद फराहम कराए जाने के इल्तिज़ाम की पहचान भी की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नज़रिए के मुताबिक पायदार तर्ज़ ज़िंदगी के फार्मूले को भी बढ़ावा मिला है। ये भारत की अहम कामयाबी कही जा रही है G20 ममालिक में, और तरक्की याफ्ता ममालिक को उनकी आरामदेह तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली करने और बिजली की खपत को कम करने की तरगीब भी देना है। छोटे और महरूम किसानों की तर्ज ज़िंदगी बेहतर करने के लिए भारत ने G20 ममालिक के अज़्म को पूरा करने पर भी जोर दिया है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास के मौके पर रोम में स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो साnchez के साथ दो तरफा मीटिंग की। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया कि भारत और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान नतीजा खेज बातचीत हुई। दोनों ममालिक तिजारत, तवानाई, इख्तरा और दीगर शोबों में बड़े पैमाने पर ताउन कर रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोम में जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके बताया कि दोनों की मुलाकात में भारत जर्मनी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पीएमओ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने अहम दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने ट्वीट करके कहा कि इंडोनेशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर विजन का अहम हिस्सा है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू के दौरान इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और सकाफती ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। G20 सरबराह इजलास और कोप 26 में शिरकत के बाद वतन लौटते ही वज़ीर-ए-आज़म 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम वैक्सीन वाले अजला के साथ जायज़ा मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक के 50% और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले अजला शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दीगर रियासतों के कम वैक्सीनेशन वाले 40 से जायद अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बातचीत करेंगे। इस मौके पर इन रियासतों के वज़ीर आला भी मौजूद होंगे। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद आज से पहली जमात से 8वीं जमात तक के निजी और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सरपरस्तों को स्कूल की जानिब से भेजे गए गूगल फॉर्म पर अपनी रजामंदी देनी होगी। पिछले हफ्ते वाली आफत बंदोबस्त अथॉरिटी की जानिब से 1 नवंबर से तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोलने के लिए ऑर्डर जारी किया गया था। DDMA की जानिब से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक क्लास में सिर्फ 50% तलबा को ही बैठने की इजाज़त होगी। इसके अलावा लाजमी थर्मल स्क्रीनिंग, अलग अलग लंच ब्रेक, बैठने का मुतबादल इंतज़ाम और बाकायदगी से मेहमानों की आमद से बचने की हिदायत मौजूद हैं। DDMA के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रहने वाले तलबा, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले सितंबर में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे। तमिलनाडु में भी आज से पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल को खोल दिया गया है। कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करते हुए रियासत के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खुल गए हैं। इससे पहले 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खुल गए थे। रियासत में स्कूल खोले जाने को लेकर वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने खुशी जाहिर की है। और केरल की बात करें तो आज वहाँ भी स्कूल खुल गए हैं। पहली जमात से 7वीं जमात और 10वीं से 12वीं जमात तक के लिए आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। बकिया दर्जात के लिए 15 नवंबर से स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को महकमा तालीम और महकमा सेहत के जरिए जारी रहनुमा हिदायत पर अमल करना लाजमी होगा। इसके अलावा स्कूलों को महफूज तरीके से चलाने को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी का इंतज़ाम भी किया गया है। वहीं वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके असातिज़ा और मुलाजमीन को ही स्कूल आने की इजाज़त है। सरपरस्तों को भी स्कूल के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। जापान की बरसरे इक़्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंतखाबात में पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत हासिल कर ली है। हालांकि 16 बरस में सबसे ख़राब मुजाहरे के बावजूद LDP और इसके इत्तेहादी पार्टी कोमितो ने आसानी से अक्सरियत हासिल कर ली है। और अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो
नाज़रीन, अखबारात में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है G20 सरबराह इजलास, माहौलियाती तब्दीली के खतरा से निमटने का अज़्म, रुकन ममालिक आलमी मफाद में महफूज कोविड वैक्सीनेशन को तस्लीम करेंगे। कोरोना के दौरान महफूज बैनुल-अक़वामी सफ़र का भी अहद लिया गया है। तो नाज़रीन, ये था रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि दिल्ली में आज से तमाम स्कूल खोल दिए गए हैं। और इसी सफ़े पर एक और सुर्खी पर नज़र डालते हैं। उत्तराखंड में भयानक सड़क हादसा, 13 अफराद हलाक हो गए हैं और बाज़ाबातकारी का जो काम है वो वहाँ इस वक्त जारी है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार के एक और सफ़े पर, जहां एक अच्छी खबर है कि NTPC जैसी कंपनियां ख़रीद रही हैं पराली और फसलों के डंठल। जी हां, मरकज़ ने ख़ास तौर पर पंजाब, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में इस सीज़न में खेतों में धान के भूसे को जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी का जो मसला था उसे ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। NTPC जैसी कंपनियां पराली और फसलों के डंठल इस वक्त ख़रीद रही हैं ताकि जो आलूदगी का मसला है उसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सके। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि हिंद अमरीका वज़राए ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ते में बाहमी कोशिश और क्वाड के ज़रिए ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी तबादला ख़्याल किया गया है। और एक और सुर्खी है इसी अखबार की कि सदर, नायब सदर, वज़ीर आज़म व दीगर का सरदार पटेल की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। और रोज़नामा इनक़लाब पर नज़र डालें तो एक अच्छी खबर ये है कि ख़वातीन अब डिजिटल पेमेंट को तरजीह दे रही हैं। जी हाँ, हिंदुस्तानी ख़वातीन अब डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। 2021 में डिजिटल लेन देन में 80% तक का बढ़ावा देखा गया है। और रोज़नामा राष्ट्रीय ये नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनक़लाब के आलमी सफ़े पर कि जो बाइडन फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ सहूनी हुकूमत के इक़दामात की मज़म्मत करें, अमरीकी तंजीमों का ये मुतालबा है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और जायज़े के साथ ही ख़बरनामे से हमें यहीं इजाज़त दीजिए। शाम 5:30 बजे उर्दू ख़बरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।